सरकार ने की थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच ने की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसको अमली जामा पहनाया था। विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना थी। उस योजना के द्वारा पंचायत द्वारा जो भी काम अनुमोदित किया जाता था, उस काम को करने का 100% पैसा भारत सरकार के द्वारा वहन किया जाता था। पूरी दिहाड़ी मिलती थी और जो मटेरियल कंपोनेंट का पैसा था वो भी पूरा मिलता था। अब जो उन्होंने नाम बदलकर जी राम जी किया है, उससे क्या नुकसान हुआ ये भी मैं बताना चाहता हूं। एक तो मनरेगा जो थी वो डिमांड ड्रिवन थी, यानी कि पंचायत द्वारा जब भी डिमांड कर दी जाती थी तो वो काम मनरेगा के तहत कर दिया जाता था। उस डिमांड ड्रिवन को खत्म कर दिया गया है और गांव के लोगों को अगर रोजगार नहीं दे पाते थे तो अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंस जो था, जो बेरोजगारी भत्ता था, वो केंद्र सरकार वहन करती थी। अब इस योजना को जो नाम बदलकर रख दिया, उससे अब मनरेगा में मजदूर बहुत कम लगेंगे। कोरोना काल में अगर किसी ने रोजगार के अवसर पैदा करवाए इस देश में और इस प्रदेश में तो वो मनरेगा थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच और सोनिया गांधी जी की सोच से निकली वो मनरेगा थी। उसके एक्ट को पास कर दिया गया, उससे भी प्रदेश को तकरीबन 900 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रदेश भीषण आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। हमने चुनौतियों का सामना किया। प्रदेश में आपदा आई। आपदा के साथ 2023-24 में मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी, सभी लोग आपदा से निपटने में लगे। हमारे सारे मंत्रिमंडल के सदस्य 23-24 की आपदा में उस समस्या से निपटने के लिए चुनौती को स्वीकार किया और हमने उस चुनौती की लड़ाई लड़े। आप बताइए कि पहली बार प्रदेश के इतिहास में 23-24 की जो आपदा थी, इतिहास की सबसे बड़ी आपदा थी। हमारे जो संसाधन थे, हमने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अपने खजाने खोल दिए थे। केंद्र सरकार ने आकलन किया। केंद्र सरकार की टीम आई। केंद्र सरकार की टीम ने आकलन करने के बाद यह बताया कि 9300 करोड़ रुपए का पीडीएनए के रूप में नुकसान हुआ है। अब जब 9300 करोड़ रुपए का पीडीएनए का आकलन कोई राज्य की सरकार नहीं कर रही है, केंद्र की सरकार कर रही है, तो आप ये अंदाजा लगाइए हमें 23-24 के 2 साल बाद उस जो उन्होंने पीडीएनए के रूप में 1500 करोड़ रुपए दिया। कितना दिया? 1500 करोड़ रुपए दिया, जिसमें से सिर्फ 1000 करोड़ रुपए आया, वो भी 2 साल बाद। तो 2 साल बाद अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो उसकी वैल्यू 300-400 करोड़ रुपया रह जाती है। अभी तक आया। 24-25 में भी आपदा आई। हमारे रामपुर क्षेत्र के सुमेश में बहुत बड़ी आपदा आई, कई लोग जान गंवा गए, लेकिन वो कम मात्रा में थी। 25-26 में भी उससे बड़ी आपदा आई। हमारी सरकार ने उससे भी निपटने का भरपूर प्रयास किया। बागवान का सेब बाग बगीचे में था, सड़कें टूट चुकी थी। हमने इतिहास में सबसे ज्यादा एमआईएस के तहत 130 करोड़ रुपए का सेब खरीदा कि ताकि हमारे बागवानों को नुकसान ना पहुंचे। 25-26 का आपदा का आंकलन भी करने के लिए केंद्र की टीम आई। अभी तक कोई केंद्रीय सहायता नहीं मिली। देश के प्रधानमंत्री जी ने आपदा को बड़ा माना और उसके बाद उन्होंने घोषणा की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें सरकारों को यह सोचना चाहिए, जितने संसाधन हमारे प्रदेश में थे उन संसाधनों को हमने बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। प्रदेश की संपदा के लिए हमने लड़ाई लड़ी। प्रदेश का वाइल्ड फ्लावर हॉल जो प्रदेश की संपदा था, हमने उसको जीता और 300 करोड़ रुपया लिया। 300 करोड़ सरकार की किट्टी में लाई। जीएसडब्ल्यू का जो फ्री रॉयल्टी हमें मिलती थी 12% से, उसको बढ़ाकर हमने 18% प्रदेश के खजाने में लाए। हमारे पास जब टैक्स की कॉम्पिटेंसी ही खत्म कर दी गई जीएसटी लगने के बाद, हमने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी जो परियोजनाएं हैं
उस पर वाटर सेस लगाया, उसका भी केंद्र सरकार विरोध करती है। पानी और वन की संपदा के रूप में हम हर साल 90,000 करोड़ की इकोलॉजी जो है के रूप में हम देश को देते हैं। हम नदियां बचाएं, हम जंगल बचाएं और हमारे प्रदेश को कुछ नहीं मिले, ये अन्याय है। प्रदेश की 5 नदियां यमुना, सतलुज, ब्यास, चुनाव, ये सब नदियां जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो आप याद, रावी, ये 5 नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है। नॉर्थ इंडिया से कोई नदी ओरिजिनेट नहीं होती है, सारी नदियां ओरिजिनेट जो होती है हिमाचल प्रदेश से होती है। ग्लेशियर हम बचाए, पूरे नॉर्दर्न इंडिया को, चाहे पंजाब है, ये हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है, हिमाचल की नदियां से पानी जाता है। हमें खुशी होती है कि हम अपनी नदियों को बचा रहे हैं और अपने भाई जो प्रदेश है उनको हम पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। उन नदियों को बचाने के उपलक्ष्य में भी हमको कुछ नहीं मिलता। हम वाटर वॉल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है, वाटर वॉल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है, हमने कभी मांग नहीं की। लेकिन उन नदियों से पैदा होने वाली जो बिजली है 14,000 मेगावाट, जिसमें एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेबीएनएल है और जो भी प्राइवेट है, वो हमें सिर्फ 12% फ्री रॉयल्टी देते हैं। क्योंकि बिजली पैदा करने के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? बिजली पैदा करने के लिए रॉ मटेरियल पानी है, और पानी से पैदा हो, जब रॉ मटेरियल का हम सदुपयोग करते हैं तो फिनिश गुड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है। हमने कहा कि ठीक है, आपने पैसा लगाया सब प्रोजेक्टों में, 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल पावर, 15,000 मेगावाट हार्नेस कर चुके हम, यानी कि 15,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं हम। हमने कहा कि पूरे वर्ल्ड में ये प्रैक्टिस है कि कोई भी बिजली प्रोजेक्ट अगर 40 साल अपनी उम्र पैदा कर दी जाए, वर्ल्ड प्रैक्टिस है, वो वापस राज्य को मिलनी चाहिए। और हमने ये कहा कि ठीक है, आपने 12% फ्री रॉयल्टी पर हमसे समझौता किया उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि हम 1966 में बने, 1971 में बने, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से आपने समझौता किया। लेकिन जब आप अपनी प्रोजेक्ट की पूरी कीमत वसूल कर ले, यानी कि जब आप लोन फ्री हो जाए बैंक से, आप हमारा शेयर बढ़ा दीजिए, आप हमारे शेयर को 50% कर दीजिए। उस चीज का ये लोग विरोध करती है। अब हमारे जो अधिकार है, जो जनता की संपदा के अधिकार है, जो 75 लाख जनता की अधिकार है, वो सरकारों के अधिकार नहीं है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, सरकार सत्ता में आती है, सरकार सत्ता से बाहर जाती है, लेकिन अपने अधिकार जो हैं, जो आम आदमी के अधिकार है, जो प्रदेश के बागवान के अधिकार है, जो प्रदेश के किसान के अधिकार है, जो प्रदेश के आम परिवारों के लोगों के अधिकार है, अगर उस संपदा को आप लूटते ही रहोगे और हमारे लोगों को ना कोई अधिकार दोगे, तो ये निश्चित रूप से प्रदेश के लिए काला दिन है। उस अधिकार के रूप में हमें ये आरडीजी मिलती थी। छोटे राज्य कभी भी सरप्लस, स्टेट रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकते। अगर वो रेवेन्यू सरप्लस जिस दिन होंगे, वो सिर्फ हाइड्रो टूरिज्म के सेक्टर में होंगे। टूरिज्म के सेक्टर में